स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि वो वेरिएबल प्रोग्राम के किस किस हिस्से को विजिबल है। सादा जुबान में यूं समझ लें कि प्रोग्राम का कौन कौन सा हिस्सा उस वेरिएबल को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। मिसाल से समझें, ये पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है, फहद मुस्तफ़ा ऑफ जीतो पाकिस्तान। पर क्या ये लोकल स्टार है या ग्लोबल? क्या इसको सिर्फ इलाके पाकिस्तान के लोग पहचानते हैं या सारी दुनिया जानती है? ये एक लोकल स्टार है, इसको ज़्यादातर पाकिस्तान के ही लोग पहचानते हैं। अब इन स्टार्स को देखें, क्या ये अपने मुल्क के लोकल स्टार्स हैं या इंटरनेशनल स्टार्स हैं, पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब इन्हें पहचानता है? जी हाँ, ये ग्लोबल स्टार्स हैं। इनको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है। दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड फहद मुस्तफ़ा इज़ ऑन टॉप ऑफ पाकिस्तान। अब इस एनालॉजी से स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शंस को समझते हैं। स्कोप के लिहाज से बेसिकली तो वेरिएबल्स की टू टाइप्स ही हैं। वो वेरिएबल्स जिनका स्कोप लोकल है और वो वेरिएबल्स जिनका स्कोप ग्लोबल है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स से पहले वर्ड स्टैटिक लिखा जाए तो उनका स्कोप स्टैटिक हो जाता है, यानी उनकी वैल्यू प्रिजर्व रहती है अबाउट द लास्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न्ड। ये वाली बात आपको इस टॉपिक के एंड तक समझ आ जाएगी। पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल्स, जिन्हें ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। लफ्ज़ लोकल से ही पता चल रहा है कि इनकी लिमिटेड रिकग्निशन है। इनका स्कोप विद इन द ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन ही रहता है। इस एग्जांपल को देखें। इसमें वेरिएबल्स ए, बी और सी डिफाइन किए गए हैं विद इन अ ब्लॉक, जिसको हम जानते हैं मेन फंक्शन के नाम से। लिहाजा ये तीनों वेरिएबल्स सिर्फ इसी फंक्शन तक विजिबल हैं। इनका स्कोप सिर्फ इतना ही है। हालांकि पूरा प्रोग्राम तो आप देखें कि यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही विजिबल रहेंगे। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? ए और बी की वैल्यू जो कि 10 और 20 हैं वो ऐड होकर 30 बन जाएंगी और वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएंगी। सी आउट कमांड की वजह से आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा 30। लोकल स्कोप वाले वेरिएबल को ऑटोमेटिक स्कोप वाला वेरिएबल भी कहते हैं, और इसीलिए अगर इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते वक्त हम साथ में लफ्ज़ ऑटो का इजाफा कर लें तब भी ठीक है, मगर आसानी इसी में है कि बग़ैर ऑटो लिखे लिखा करें। इस कोड में आप देखें, प्रोग्रामर ने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड सेमी कॉलन भी लिखा है, जो कि इससे पहले हमने यूज़ नहीं किया। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स के कोड में ये लिखना ज़रूरी होता है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि बुक के अंदर मुख्तलिफ कोड मुख्तलिफ टीचर्स ने लिखे होते हैं। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स विद ग्लोबल स्कोप की तरफ। ये वेरिएबल्स प्रोग्राम के बिल्कुल टॉप पे डिफाइन किए जाते हैं, बिफोर द मेन फंक्शन। और ये वेरिएबल्स प्रोग्राम में मौजूद तमाम फंक्शंस से एक्सेस किए जा सकते हैं। इसीलिए प्रोग्राम की मेन बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं, किसी फंक्शन के ब्लॉक कोड में नहीं। ऊपर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में देखें तो एडिशन नाम के फंक्शन का प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन लिखी हुई है। यानी इस ओवरऑल प्रोग्राम कोड में एक और फंक्शन एडिशन के नाम से भी आएगा, वो हम मेन फंक्शन के बाद लिख लेते हैं। अब आप ऊपर ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स ए बी सी को देखें। ये मेन फंक्शन में भी यूज़ हो रहे हैं और एडिशन फंक्शन में भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि डिफाइन प्रोग्राम की बॉडी में किए गए हैं, किसी फंक्शन में नहीं। फंक्शंस में सिर्फ इनको यूज़ किया गया है। इन्हीं को ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स कहते हैं, जिनको सब फंक्शंस रिकग्नाइज करते हैं। अब इसी कोड में लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी आइडेंटिफाई कर लें ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। मेन फंक्शन में टोटल एक लोकल वेरिएबल है और एडिशन फंक्शन में सम एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन को नज़र आता है जिसमें वो लिखा गया है। इस प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है तो वो मेन फंक्शन में जाकर एक लोकल वेरिएबल टोटल डिफाइन कर रहा है, फिर ग्लोबल वेरिएबल्स ए, बी और सी को इनिशियलाइज कर रहा है विद वैल्यूज 5, 7 एंड 3। फिर एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसकी आउटपुट वेरिएबल टोटल में आएगी। एडिशन फंक्शन जब कॉल हुआ तो अब कंट्रोल एडिशन फंक्शन में आ गया। यहाँ पहले एक लोकल वेरिएबल सम डिफाइन हुआ और फिर इसमें तीनों ग्लोबल वेरिएबल्स को ऐड किया, जिससे सम के अंदर वैल्यू आ गई है 5 + 7 + 3 यानी कि 15। अब रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से सम में पड़ी वैल्यू 15, जो कि एक इंटीजर है, वो जाएगी उस जगह पे जहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ था, यानी वेरिएबल टोटल में वैल्यू आ गई है 15। अब जब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस तो एज इट इज स्क्रीन पे आएगा और वेरिएबल टोटल में पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि है 15।
अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। ये कोई सेपरेट वेरिएबल्स नहीं होते। किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप है इंटीजर, उससे पहले लफ्ज़ स्टैटिक लिख दें तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। स्टैटिक वेरिएबल को बस एक बार इनिशियलाइज किया जाता है और फिर इन वेरिएबल्स की कैपेबिलिटी होती है कि प्रिजर्व करें, यानी सेव रखें इंफॉर्मेशन जो लास्ट टाइम फंक्शन से रिटर्न की गई थी। ये बात थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी जब मैं कोड दिखाऊंगा। स्टैटिक वेरिएबल्स स्कोप के लिहाज से लोकल होते हैं, यानी ये किसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ होंगे। इसका सिंटैक्स आपने देख लिया है। पहले लफ्ज़ स्टैटिक लिखेंगे, फिर डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम विद सेमी कॉलन। स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए चलें आप एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन है, जबकि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है डेमो, और ये इस डेमो फंक्शन की प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन है जो कि मेन से पहले लिखी जाती है विद अ सेमीकोलन। इसकी वजह से मेन फंक्शन को पता चलता है कि आगे कोई डेमो फंक्शन भी आएगा। यूज़र डिफाइंड डेमो फंक्शन की पहली लाइन में वेरिएबल 1 एक लोकल वेरिएबल है, ऑटो लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके नीचे वेरिएबल 2 एक स्टैटिक वेरिएबल है। जब भी कोई वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं उनके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाती है। इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। शुरू में मेन फंक्शन में आई इनिशियलाइज हुआ एज 0। फिर वाइल लूप में कंडीशन चेक करते हैं, आई लेसर देन 3। जाहिर है आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू है, जिसकी वजह से वाइल लूप में जाकर यूज़र डिफाइंड डेमो फंक्शन को कॉल करता है, तो कंट्रोल डेमो फंक्शन में आ जाता है। अब पहली स्टेटमेंट रन हुई तो वेरिएबल 1 इनिशियलाइज हो गया विद वैल्यू 0। अब सेकंड स्टेटमेंट रन हुई तो वेरिएबल 2 भी इनिशियलाइज हो गया विद वैल्यू 0। याद रहे, स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज हो गया है। अगली बार जब ये डेमो फंक्शन रन होगा तो स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैं डार्क कर देता हूँ ताकि याद रहे। सी आउट की स्टेटमेंट रन हुई तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ ऑटो ऑब्लिक लोकल वेरिएबल तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ आउटपुट स्क्रीन पे। वेरिएबल 1 में पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 0। ये वाला कॉमा भी एज इट इज़ प्रिंट हुआ, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा स्टैटिक वेरिएबल एज इट इज़ प्रिंट हुआ, और वेरिएबल 2 में पड़ी हुई वैल्यू 0 प्रिंट हुई, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। अब वेरिएबल 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई और वेरिएबल 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई। अब मेन पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। जो ही यूज़र डिफाइंड डेमो फंक्शन से प्रोग्राम एग्जिट होगा तो नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पड़ी वैल्यू वॉश आउट हो जाएगी, यानी वो भूल जाएगा उसको, जबकि स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पड़ी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। डेमो फंक्शन से रिटर्न होकर कंपाइलर वाइल लूप की आई वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन चेक करेगा जो कि अभी भी ट्रू है, 1 इज़ लेसर देन 3, लिहाजा लूप में जाकर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर से डेमो फंक्शन को रन करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रन हुई तो वेरिएबल 1 इनिशियलाइज हो गया विद वैल्यू 0। स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अब जब सी आउट की स्टेटमेंट रन हुई तो इन्वर्टेड कॉमास वाली सब चीज़ें तो एज इट इज़ प्रिंट हुई। वेरिएबल 1 में पड़ी वैल्यू 0 प्रिंट हुई, वेरिएबल 2 में पड़ी वैल्यू 1 प्रिंट हुई, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। अब वेरिएबल 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बनी 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बनी 2। अब जो ही डेमो फंक्शन से प्रोग्राम एग्जिट होगा तो नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। नॉर्मल वेरिएबल को वो भूल जाएगा और स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पड़ी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। इसी तरह जब तीसरी बार वाइल लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो एक बार और वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन चेक करेगा जो कि अब आखिरी बार ट्रू है, 2 इज़ लेसर देन 3, यानी ये लूप फाइनल बार रन हो रहा। अब लूप में जाकर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर से डेमो फंक्शन को रन करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रन हुई और वेरिएबल 1 इनिशियलाइज हो गया विद वैल्यू 0। स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अब जब सी आउट की स्टेटमेंट रन हुई तो इन्वर्टेड कॉमास वाली सब चीज़ें तो एज इट इज़ प्रिंट हुई। वेरिएबल 1 में पड़ी वैल्यू 0 प्रिंट हुई, वेरिएबल 2 में पड़ी वैल्यू 2 प्रिंट हुई, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होके बनी हैं 1 और 3।
अब जो ही डेमो फंक्शन से प्रोग्राम एग्जिट होगा तो नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे पड़ी वैल्यू तो वॉश आउट हो जाएगी, जबकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। अब की बार वाइल लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो एक बार और वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, जो कि अब की बार फॉल्स है, 3 लेसर देन सी, इसलिए ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। गेट ख और रिटर्न ज़ीरो का काम आप जानते हैं कि स्क्रीन को होल्ड करना और कोई वैल्यू रिटर्न ना करना। तो इस प्रोग्राम से आपको स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यानी ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि they have capability to preserve information about the last value a function returned. Study with me, a learning experience.